हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 10 क्लास 6 हिस्ट्री। और चैप्टर नंबर 10 किस बारे में बात कर रहा है? ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स के बारे में। इसके बारे में ट्रेडर्स के बारे में, किंग्स के बारे में और पिलग्रिम्स के बारे में बात कर रहा है। तो ट्रेडर्स कौन थे भाई और किंग्स कौन थी, ये आपको बताना है। और पिलग्रिम्स कौन थे? तो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो किस तरह से हम ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में बात कर सकते हैं, वो यहां पे आपको बताना है। यू स्टडीड अबाउट द नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसके बारे में NBPW, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में आप सबने जाना होगा इन प्रीवियस चैप्टर। दिस फाइन पोर्ट्रे स्पेशली bowls and plates were found from many archaeological sites prevailingly the सबकॉन्टिनेंट। तो सबकॉन्टिनेंट में आपको कई तरीके की पोर्ट्रे वगैरह ब्लैक कलरफुल मिले होंगे। हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दिस प्लेसेस। अब ये सारी के सारी जो चीजें मिली यहां तक पहुंचे कैसे होंगे? हाउ, क्या ट्रेवल कैसे हुआ होगा? ये बुरेल्स में हमें मिले हैं, तो कहां से कैसे? तो ट्रेडर्स मे हैव कैरिड them from the places where they were prepared। जहां पे वो बनाए जाते होंगे वहां से उठा के इस जगह पे दिया होंगे वो किंग के कहने पे। तो सेल them at अदर प्लेस, और कुछ तो सेलिंग के लिए भी गए होंगे। अब साउथ इंडिया जो है, हमारे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका वाला इलाका, आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश भी थोड़ा बहुत, तेलंगाना भी उसमें आ जाता है। तो साउथ इंडिया जो है वो पॉपुलर, क्यों पॉपुलर था? गोल्ड के लिए। आपको गोल्ड के रिजर्व मिलेंगे कर्नाटका में, देख लीजिएगा। स्पाइसेस, मसालों के लिए तो इंडिया फेमस था ही। स्पेशली पेपर, काली मिर्च जो होती है, और प्रीशियस स्टोन्स, उनको भी आप देख सकते हैं। कहां पे? साउथ इंडिया में। पेपर वॉज, मतलब जो काली मिर्च वगैरह है, वॉज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में पेपर बहुत फेमस था। क्या फेमस था? पेपर जो है वो रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा फेमस था। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इतना ज्यादा फेमस था कि इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था। अब सो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स टू रोम इन शिप्स। तो शिप्स में भर करके वो सारे के सारे ले जाया करते थे। अब अक्रॉस द ओशियंस ये सारे काम होते थे। एंड बाय लैंड इन कारमा ये सारे काम किए जाते थे। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ बिजनेस as many Roman gold coins have been searched in South India। कई सारे जो गोल्ड कॉइन्स थे वो भी सर्च किए जा रहे थे साउथ इंडिया में। ये सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब पोयम अबाउट ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पोयम है जो ट्रेड के ऊपर लिखी गई है। वी कैन रीड इट आउट। तो वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोयम। तो संगम की जो पोयम है उसमें हमें एविडेंस मिलेगा ट्रेड का। आप सब जानते हैं, हमने अभी चैप्टर 9 में देखा था, ये सारे प्रीवियस चैप्टर में। हियर इज वन which describes the goods brought into poor an important port on the east coast। Here are brought swift prancing horses by sea in ships, bales of black pepper in cars, gems and gold born in Himalayas आपको दिखेंगे। सैंडलवुड born in the western hills, वो भी आपको दिख जाएगी। द पर्ल्स ऑफ द साउथ सी भी आपको दिखेगा। एंड कोरल फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन, वो भी आपको देखने को मिलेगा। द ईल्ड्स ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो फसलें वगैरह होती है, ईल्ड क्या होती है? ईल्ड वही जो फसलें क्रॉप्स आती है वो, और वो भी इंक्रीज मैनर में। और फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, पोर्ट्रे फ्रॉम म्यांमार, वो सब भी आते थे ट्रेड के लिए। अब ऐसी कई सारी लिस्ट आप चाहें तो बना सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज से, इंडिया से जाते थे, दूसरी कंट्रीज से आते थे, ट्रेड तो होता ही रहता था। ये आप यहां से देख सकते हैं। अब आ जाइए आगे। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया। क्या आप सब सोच सकते हैं कि भाई ये जितनी भी चीजें हैं वो इंडिया क्यों आई?
और कैसे आई, उनका क्या तरीका था, क्या कारण था इंडिया आने का, क्या आप वो पता लगा सकते हैं? तो इंडिया सर्च मेनी सी रूट्स और ट्रेडर्स सर्च्ड मेनी सी रूट्स। अब देखिए इंडिया में क्या है, ट्रेड करना था सबको। अब इंडिया में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो ये था कि इंडिया का रूट पता होना चाहिए। पहले जब ओटोमन एम्पायर नहीं बना था तब इंडिया का ट्रेड जो है वो स्विस कैनाल वगैरह से हो जाया करता था, मगर अब जो यूरोपियन कंट्रीज है ओटोमन एम्पायर आने के बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो यूरोपियन कंट्रीज को पूरा घूम करके आना पड़ा इंडिया में। तो इस वजह से ट्रेडर्स जो है वो नए नए सी रूट्स खोज रहे थे इंडिया आने के। सम ऑफ दीज चेज द कोस्ट, बहुत सारे कोस्टों को पे रह रहकर इंडिया आने का प्रयास कर रहे थे। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, और कुछ अदर्स भी थे जो अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल से आए थे। अब वेयर सेलर्स टुक बेनिफिट्स ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द ओशन मोर क्विकली। अब जो मानसून विंड्स हैं उनकी सहायता से जितने भी ट्रेडर्स थे ये बहुत जल्दी आ गए थे। कहां पे? ये जो भी इनके सी रूट्स हैं वहां पे इनको पहुंचने में आसानी हुई थी। उसका कारण था मानसून विंड्स। तो मानसून विंड्स ने एक तरह से इनका साथ दिया था। सो इफ दे डिजायर टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू वोएज विद द साउथ वेस्ट मानसून, कि भाई साउथ वेस्ट मानसून से ही हम वोएज करेंगे, वहां पे मिलेंगे। तो सारे के सारे काम हो रहे थे। एंड स्टूथ शिप्स हैड टू बी मेड फॉर दीज लॉन्ग ट्रेवलिंग्स, और बड़ी बड़ी ट्रेवलिंग्स के लिए बड़े बड़े शिप की भी जरूरत पड़ती थी उनको, तो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें हुआ करती थी उस समय, ठीक है। तो सर्च किया और इंडिया जैसे तैसे मिला, मानसून विंड्स की मदद से आए, बड़ी केप ऑफ गुड होप से तैयारी की उन्होंने, और फिर इंडिया आ गए पूरे इंडियन ओशन को पार करके। तो न्यू किंगडम्स अलोंग कोस्ट, और ये जो कोस्ट है ना जिन पे आए थे उन पे नए नए किंगडम्स भी आया करते थे। तो उन कोस्टों पे क्या है कि नए नए किंगडम्स भी थे, वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से कई सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ और चीजें। तो अगर हम देखें तो द साउथर्न half region of the subcontinent is marked by a long coastline। तो यहाँ पे क्या थी, एक बहुत बड़ी कोस्टलाइन थी। आप जानते हैं इंडिया की कोस्टलाइन कितनी ज्यादा बड़ी है, साउथ की बात करें तो। एंड विद माउंटेन्स, वहां पे माउंटेन्स भी है, वेस्टर्न कोस्ट में भी आपको मिलेंगे, प्लेट्यूज मिल जाएंगे सेंट्रल में, एंड रिवर कैनन्स भी मिल जाएंगे आपको इंडिया में। तो इन सबके साउथर्न किंगडम्स हुआ करते थे कई सारे। अमंग्स द रिवर कैनियंस दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट प्रोलिफिक, और जो कावेरी है वो मोस्ट प्रोलिफिक किंगडम माना जाता था। वहां पे बहुत ज्यादा एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो वहां पे था, ये हमने आपको बताया था कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। अब लीडर्स एंड किंग्स हु हैव होल्ड ऑन द रिवर कैनन्स एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो क्या बन गए, एक तो रिच बन गए और पावरफुल भी बन गए, क्योंकि जो भी कोस्ट में रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। तो अगर कोस्टल किंगडम है तो वो प्रॉस्परस होगा, एडवांटेज था। तो संगम पोयम्स मेंशन द मूवेंदार, संगम पोयम्स ने किसको मेंशन किया है भाई, मूवेंदार को। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स। ये क्या है, ये तमिल वर्ड है, मूवेंदर, जिसका मतलब क्या होता है, तीन चीफ, यूज फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। तो कौन सी रूलिंग फैमिलीज है, चोला, चेरा, पांड्या, ये तीनों के तीनों आपको मिल जाएंगे संगम पीरियड में। तीनों के तीनों ही आप एक दूसरे में लड़ते रहते थे, कभी कोई भी जीतता था कभी कोई जीतता था। अब हु बिकेम स्ट्रॉन्गर इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स बिफोर, इन सबका साउथ इंडिया में एक तरह से दबदबा था, बहुत ज्यादा पावरफुल किंगडम से ये। अब ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, इनकी क्या है, दो सेंटर ऑफ पावर भी हुआ करते थे। वन इनलैंड, एक तो क्या था, एक तो इनलैंड था जो लैंड के ऊपर था, एंड वन ऑफ द कोस्ट, और एक जो है कोस्ट में था, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ऐसा नहीं हो, एक ही कारण है कोस्ट में होने का। ऑफ दिस 6 cities
2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है 6 सिटीज थी, उनमें से 2 सिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन सी थी? एक तो थी पुहर या फिर कावेरी पातीनम, और दूसरी है द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांडवास। तो देखिए, तो जो ये पुहार और कावेरी पत्तनम है, ये तो पोर्ट है किसका? चोलास का। और जो मदुरई है वो क्या है? पांडवास का कैपिटल है। तो ये दोनों ही सिटी बहुत ज्यादा फेमस थी, और चेरा का इसमें ज्यादा कुछ रोल नहीं था, ज्यादा फेमस नहीं था वो। तो जो बड़े किंगडम्स होते थे ना, छोटों को अपने अंदर ले लेते थे। तो पांड्यास और चोलास कभी कभी चेरा को अपने अंदर ले लिया करते। तो द चीफ्स, जितने ये 3 चीफ बताए मैंने आपको, चोला और पांड्या, डिड नॉट गैदर रेगुलर टैक्सेस, मतलब हर दिन ये टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करते थे। बिसाइड्स दिस दे, इसके अलावा दे क्लेम्ड एंड रिसीव्ड प्राइजेस फ्रॉम द पीपल, लोगों से ये पैसा और प्राइजेस वसूल करते थे या लेते थे। इन्हें रिसीव करना पड़ता था, लोग देते भी थे। तो दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री कैंपेन्स, और इतना ही नहीं, ये मिलिट्री कैंपेन्स में भी हिस्सा लेते थे। एंड गैदर्ड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, जितने भी नेबरिंग एरियाज है वो इनको ट्रिब्यूट दिया करते थे, मतलब इनके अंडर झुका करते थे और टैक्स वगैरह पे किया करते थे। अब दे केप्ट सम ऑफ द मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेन अमंग देयर सपोर्टर्स, तो कुछ मनी तो कुछ उन्होंने कलेक्ट कर ली और बाकी जो है उनके सपोर्टर्स को दे दी। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, अपनी फैमिली को भी चलाना था उनको, रॉयल फैमिली को, उनके सोल्जर्स की भी आमदनी की देखनी है, और जितने भी उनके कोर्ट में पॉइंट है उनको भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मेनी परनाशंस whose compositions are found in the Sangam compilation composed poems in administration of chiefs who often rewarded them with precious and costly stones, गोल्ड वगैरह से। तो देखिए, जो भी चीफ थे वो बहुत सारे कंपाइलेशन करते थे, संगम लिटरेचर की बहुत सारे बुक्स वगैरह बनाते थे, सब करते थे। और जो किंग है, जो ये 3 चीफ्स मैंने आपको बताया, चेरा, चोला, पांड्या, इनके राजा उनको उपहार देते थे, रिवॉर्ड करते थे कि जो वो कर रहे हैं उसके लिए। और रिवॉर्ड में वो कुछ स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स, लैंड वगैरह, फाइन वगैरह सब कुछ दिया करते थे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो ये सारी चीजें वहां पे हुआ करती थी, ये हम यहां से देख सकते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली 200 years later, an empire known as the सातवाहना became stronger in the वेस्टर्न इंडिया। अब क्या हो गया, वेस्टर्न इंडिया में सातवाहना जो किंगडम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि आप सब जानते मुगल तो खत्म हो चुके थे, कुशाना आ गए थे, कुशाना के बाद सातवाहना आए। तो गौतमी पुत्र सताकर्णी जो है सातवाहना में, was the most important of the all सातवाहना रूलर। तो जितने भी सातवाहना रूलर थे ना, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गौतमी पुत्र सताकर्णी ही है। तो देखिए, इसमें मदर को पहले बताया गया, तो गौतमी पुत्र सताकर्णी। अब ही हैड सेट अप अ प्रॉस्परस एंड पावरफुल किंगडम, उसने क्या एक प्रॉस्परस और पावरफुल किंगडम बना दिया था सतावाहना को। दैट वी फाइंड मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन, तो कई सारे इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें इनका मेंशन भी देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वाज वन रिटन बाय गौतमी बालाश्री हु वाज हिज मदर। तो गौतमी बालाश्री जो है उसकी मदर थी गौतमी पुत्र ये सताकर्णी है, तो सताकर्णी की मदर थी कौन? गौतमी बालाश्री, उनके नाम पे उनका नाम था गौतमी पुत्र, बोला जाता था उनको। तो गौतमी बालाश्री जो है उनकी मदर थी, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था। अब द सतावाहना रूलर्स वर रेफर टू एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापंथ। दक्षिणापंथ क्यों? क्योंकि दक्षिण में ही थे ज्यादातर, उसमें भी इनका कंट्रोल आ गया था, तो दक्षिणापंथी बोला जाता था इनको, ये आपको ध्यान रखना है। विच मीन्स द रूट लीडिंग टू द साउथ, इसका मतलब क्या था? द रूट लीडिंग टू द साउथ, कि भाई साउथ में ये जो रूट है वो हो रहा है। तो दे हैड फ्लरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को इस तरह से फ्लरिश किया करते थे, ये हम यहां से देख सकते हैं। एंड वुमन एंजॉयड अ वाइटल पोजीशन इन द सोसाइटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी सोसाइटी में वुमन की। इसका मतलब
सतावाहना के टाइम पे वुमन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। उसका कारण भी था, क्यों? क्योंकि उस टाइम मदर को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उनके द्वारा लिखे हुए जो इंस्क्रिप्शन है वो बताया गया है इसमें। तो द पॉपुलैरिटी ऑफ डांस इज इंडिकेटेड थ्रू वेरियस कल्चर, और जो पॉपुलैरिटी है किसकी, डांस की, वो भी इंडिकेट करी जाती थी कई सारे स्कल्पचर्स या कारीगरी के द्वारा। वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कोस्ट? और आप ये क्यों सोचते हैं कि भाई कोस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे? क्योंकि अगर कोस्ट कंट्रोल कर ली, इसका मतलब उन्होंने जितना भी ट्रेड है वो कंट्रोल कर लिया। यू कैन से कि जो भी ट्रेड है वो कंट्रोल उनके द्वारा कर लिया जाएगा अगर कोस्ट उनके कंट्रोल में आ गई, क्योंकि जितना भी ट्रेड है वो कोस्ट से ही तो होता था। अब ये तो उनके कंट्रोल में आ गया भाई। अब देखिए द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अभी सिल्क रूट कौन सा रूट है? चाइना जो आजकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करता है ना, उसमें भी आप देखेंगे सिल्क रूट की बहुत बड़ी बात करी गई है। तो सिल्क रूट जो है वो चाइना ने सबसे पहले बताया था। तो चाइना ने बहुत सालों तक तो इसको छुपा के रखा, फिर बाद में जो है ये अचानक से प्रकट हो गया, मतलब लोगों को पता लगने लग गया। द रिच ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क, जो रेशम है, रेशम आप सब जानते हैं चाइना में पहले बहुत ज्यादा पहले बन चुका था, मगर चाइना ने रिवील नहीं किया। फिर बाद में धीरे धीरे जब रिवील हुआ तब जाके लोगों को पता लगा कि ये सब भी है। एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटी। तो जो रेशम है, जो सिल्क है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी का क्लॉथ माना जाता है। अब मेकिंग सिल्क, सिल्क को बनाना इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, मगर सिल्क को बनाना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जो प्रोसेस चाइना को पता था, बताया नहीं उसने। तो रॉ सिल्क जो मिलेगा हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। तो जो सिल्क रेशम के कीड़े होते हैं ना, वो उनसे, उनको आप अगर मारोगे तो उसके बाद उनके जो खून है, उनका जो ब्लड है, उससे आप क्या बना सकते हो? रेशम। तो स्पून इनटू थ्रेड, धागा वगैरह बनाओगे उससे, एंड देन वुवन इनटू क्लोथ, और फिर धागा वगैरह से आप क्लोथ वगैरह बुन लोगे। तो ये सारी की सारी चीजें कर करके सिल्क वॉर्म से आप एक सिल्क बना सकते हो, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये तो हमने यहां से देख लिया। अब हम चलते हैं आगे के बारे में। तो आगे किस बारे में बात करी गई है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो आगे है द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ अराउंड 7000 years ago, while the techniques remained a closely guarded secret for thousands of years। तक ऐसा ही चलता रहा। क्या चलता रहा? कि भाई जो ये सीक्रेट है वो रिवील नहीं किया चाइना ने सिल्क का। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टिंक्ट लैंड्स ऑन फुट, हॉर्स बैक एंड ऑन केमल्स कैरिड सिल्क विद। अब क्या हुआ, कुछ ट्रेवलर्स जो चाइना गए उनको सिल्कों के बारे में पता लगा, तो वो ऊंट वगैरह से लैंड के रूट से दूसरी जगह पे गए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, और फिर वहां से यूरोपियन कंट्रीज में चले गए। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों को सिल्क के बारे में नॉलेज हुई, अदरवाइज चाइना ने कहीं भी ये नॉलेज स्प्रेड नहीं करी थी। तो द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। और जो पाथ उन्होंने फॉलो किया ना, ये सिल्क को, पूरी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगहों तक पहुंचाने में एक पाथ फॉलो किया गया था, और वो जो पाथ था उसको ही हम कहते हैं क्या? सिल्क रूट। ठीक है। अब समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंट प्राइजेस ऑफ सिल्क टू किंग्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। अब क्या है, सिल्क इतना ज्यादा पॉपुलर था कि सिल्क का प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो चाइना जो है सिल्क को लोगों को इंपोर्ट किया करता था, तो काफी बढ़िया बिजनेस हो जाता था। लोगों को सिल्क के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो सिल्क कोई बना नहीं पाता था, सिर्फ चाइना बना पाता था, तो उसकी मोनोपोली हो जाती। तो वेस्ट एशिया और ईरान में बहुत ज्यादा वो बेचा करता था। फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। और वहां से ईरान और वेस्ट एशिया से फिर धीरे धीरे टर्की के उधर से जाकर के आप देखेंगे कि यूरोप में भी सिल्क की नॉलेज आ गई। अब अबाउट 2000 years ago वियरिंग सिल्क, सिल्क को पहनना, द फैशन अमंग्स किंग्स। तो राजाओं में फैशन आ गया कि भाई हम तो सिल्क के कपड़े पहनेंगे, तो चाइना की बिक्री और बढ़ गई, चाइना का एक्सपोर्ट और बढ़ गया सिल्क का। एंड रिच पीपल इन रोम, वो तो सिल्क के दीवाने हो गए। दे यूज्ड टू वियर सिल्क डे बाय डे बिकॉज दे थिंक इट इज अ रिच क्लॉथ। तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि राजा महाराजा पहन रहे हैं,
सीधी सी बात है, एक्सपेंसिव तो होगा ही। एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, उस टाइम पे ज्यादातर लोग बनाते ही नहीं थे, सिर्फ चाइना बनाता था और राजाओं को बड़ा पसंद आ रहा था। राजाओं ने मंगाना शुरू किया चाइना से, तो चाइना ने मुंह मांगी दाम दिए राजाओं से, उनको देने पड़े क्योंकि बहुत ज्यादा शौक आ गया था उनको। अलोंग डेंजरस रोड्स, और बड़े बड़े डेंजरस रोड से गए, जिस रोड से चाइना भेजता था ना उसे ही सिल्क रोड हम कह देते हैं आज के। थ्रू माउंटेन, हिल्स, डेजर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब पीपल जो है, जितने भी लोग हैं, पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन क्लेम्ड पेमेंट्स फॉर परमिटिंग ट्रेड्स टू पास थ्रू। अब क्या है, सिल्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका, तो जो भी रूट सिल्क रूट में थे, जितने भी कंट्रीज आती थी, वो सारी की सारी कंट्रीज क्या करने लग गई कि भाई आप हमें टैक्सेस दो, आपको हम यहां से गुजरने को दे देंगे, सिल्क को आप दूसरे कंट्री में ले जाना चाह रहे हो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट जिस रूट पे आप ले जा रहे हो ना वो हमारी कंट्री से रहता है, सो यू हैव टू पे द टैक्सेस। तो टैक्सेस हाई कर दिए गए, अदरवाइज वी विल नॉट गिव यू परमिशन टू गो फर्दर। अब मेनी रूलर्स ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस रूट एज इट मीन रिच ट्रिब्यूट एंड टैक्सेस, कि भाई अगर ये रूट हमारा है तो यहाँ पे कोई भी आएगा तो हम टैक्स वगैरह लेके बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हैं। The Kushanas were successful in gaining control of the part of the route that ran through their empire. अब कुशानास जो है काबुल से लेकर के नॉर्थ में आपको गंगा वैली तक मिलेंगे, तो कुशानास जो है काबुल से गंगा वैली तक मिल रहे हैं, तो आप देखिएगा कि जब जाएंगे उधर से वेस्ट एशिया वगैरह उधर से, तो कुशाना कहेंगे कि भाई हमें भी टैक्स दो, हमारे रूट से जा रहे हो। तो ड्यूरिंग देयर रूल वन ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, सेंट्रल एशिया से इंडस तक भी चला गया, फिर ये आप देख सकते हैं वहां तक भी रूट आ गया। अब दिस रूट वाज यूज्ड टू सेंड सिल्क टू रोम एंड बाय शिप्स। तो जो सिल्क रूट है, रोम आप सब जानते हैं, यूरोप में रोम एम्पायर उस समय बहुत बड़ा था, अब तो रोम इटली में ही सिमट के रह गया, पहले बड़ा था। तो क्या है कि शिप से रोम में सिल्क वगैरह भेजा जाता था। अब कुशानाज वर अमंग्स द अर्लीएस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। अब कुशाना जो है बहुत ज्यादा अर्ली रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था, दे आर द वंस। अब दीज वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट के अलोंग जो है ये गोल्ड कॉइन यूज हो रहे थे, ये हम पता कर सकते हैं। इस तरह से सिल्क जो है अलग अलग रूलर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से यूज किया जाता था। अब व्हाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज कार्ड्स अलोंग द सिल्क रूट? डिफिकल्ट क्यों होता है भाई यूज करना, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह ये सब, तो कोई इंपोर्ट करने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि भाई रूट में ही सारा पैसा चला जाएगा, मिलेगा तो कुछ नहीं। तो सिल्क वाज आल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाय सी, लैंड से तो भेजा जाता था, सी से भी भेजा जाता था क्योंकि वो आसान पड़ता था, सस्ता भी था। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टिंग सिल्क बाय सी? क्योंकि बहुत ज्यादा डिजास्टर हो सकते थे, कई बार क्या होता था सुनामी आ जाती थी, अर्थक्वेक, तो उन सबसे जो है बाय सी कई बार जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे और जान माल की भी हानि होती थी। तो ये सब हम यहाँ पे सिल्क रूट में प्रॉब्लम्स हैं जो देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है ये सब करने के बाद राजाओं ने कई तरह से सिल्क जो है चाइना से लेना शुरू कर दिया, ये सब बातें हमने कर ली। तो सिल्क वॉर्म्स के बारे में और सिल्क के बारे में आधी से ज्यादा डिटेल्स हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक, वो है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ वो हमें यहाँ पे देखना है, तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।